इससे पहले कि आज की खबर में आपको बताऊं, पहले निज़ाम का जो सबसे बड़ा मसला है वो आपके सामने रख देता हूं। निज़ाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला किसान नहीं है। किसान जो बेचारा अपनी गंदम रख के बैठा हुआ और ख़रीदने वाला कोई नहीं है, ये निज़ाम का सबसे बड़ा मसला नहीं है। करप्शन इस निज़ाम का सबसे बड़ा मसला नहीं है। बैड गवर्नेंस इस निज़ाम का उससे कोई लेना देना नहीं, कोई बहुत बड़ा मसला वो भी नहीं है। पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी हो गया, फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमतें बना दी गई, वो भी बड़ा मसला नहीं है। महंगाई और मईशत की तबाही भी सबसे बड़ा मसला नहीं है। बेरोजगारी और जो बढ़ती हुई पाकिस्तान में गुर्बत है वो भी इस निज़ाम का सबसे बड़ा मसला नहीं है। लाकानूनियत और इस मुल्क में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात वो भी इस वक्त इस निज़ाम का सबसे बड़ा मसला नहीं है। आने वाला बजट और IMF की गरीबों की कमर तोड़ देने वाली जो शराइत है वो भी इस निज़ाम का सबसे बड़ा मसला नहीं है। और जो इस वक्त अवाम और रियासत में जो बढ़ती हुई दूरियां और बदएतमादी है वो भी इस निज़ाम का सबसे बड़ा मसला नहीं है। अदलिया में दबाव की वजह से जो एक बेचैनी पाई जाती है वो भी इस निज़ाम का सबसे बड़ा मसला नहीं है। इस निज़ाम का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इमरान खान की फ़ोटो कैसे बाहर निकली, यानी हद हो गई है। उसके ऊपर इंक्वायरियाँ हो रही हैं, वो मामला उठाया जा रहा है, बाकायदा खबरें छप गई हैं, बाकायदा इंक्वायरियाँ हो रही हैं और सख्त तरीन रूल्स अप्लाई कर दिए गए हैं कि आइंदा अदालतों के अंदर जनाब मोबाइल नहीं जाएंगे, कैमराज नहीं जाएंगे, तलाशियाँ जो हैं वो ज़्यादा सख्त दी जाएंगी, अमले के पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक फ़ोटो है, कोई एटम बम का फार्मूला तो नहीं है जो बाहर आ गया है। इतना खौफ किस बात का है, इतना डर किस बात का है? और अगर डर है ना तो फिर डर भी जायज़ है मेरे ख्याल में। किस वजह से है? वो आदमी जो पिछले लगभग 9-10 महीने से जेल में है, उसका कॉन्फिडेंस और उसके बयानात आप चेक कीजिए, वो अब क्या कह रहा है। इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की जेल के अंदर और उनसे गुफ्तगू की। मुलाकात ये है कि वो जब केस चल रहा होता है तो गुफ्तगू हो जाती है। तो वहाँ इमरान खान साहब ने कहा कि मिसकंडक्ट करने पर जज अबुल हसनात और जज कुदरतुल्लाह के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने को कहा है। ये दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जिन्होंने जेल के अंदर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए बकौल इमरान खान साहब के, और उनके केसेस को इस अंदाज में चलाया कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने रेफरेंस फाइल करने का कहा है अपने वकला को, और उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 के बेनिफिशरी से जब कोई सवाल होता है तो वो हमलावर हो जाते हैं। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। सदर, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब झूठ पर बैठे हुए हैं। फॉर्म 47 का बेनिफिशरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर जाती हमले कर रहा है। अली अमीन गंडापुर ने क्या किया वो भी आपको मैं बताता हूँ अभी। इमरान खान का जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। फॉर्म 47 के बेनिफिशरी ही जस्टिस बाबर सत्तार पर लफ्जी हमले कर रहे हैं। ये कबीला है ना जो पूरा का पूरा मिलके जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हो गया और उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, अदलिया के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। एक मखसूस कबीले के लोग हैं। अगर आप इनके चेहरे देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मखसूस कबीले के लोगों में एक बात मुश्तरक है, ये सारे फॉर्म 47 वाले हैं या इनको तोहफतन इनकी नशिस्तें दी गई हैं। यानी गवर्नर सिंध कौन है, किसके आदमी है, कैसे आ गए आप जानते हैं। फैसल वाडा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको वोट डाल दिया। कैसे आ गए सेनेटर बन के आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर ओन चौधरी को भी जानते हैं, अब बाकी सबको भी आप जानते हैं, सबके क्या नाम लेने, ये सारे हारे हुए लोग हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार पे वही लोग अटैक कर रहे हैं जो बेनिफिशरी हैं फॉर्म 47 के। और चीफ जस्टिस कादी फायज़ के बारे में इमरान खान साहब ने एक बात कही और ये एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया चीफ जस्टिस के लिए। उन्होंने कहा कि वो दबंगा आदमी है चीफ जस्टिस। हमारा ये सवाल है कि हमारी 9 मई की और 8 फरवरी के हवाले से जो पटिशन हैं उनको क्यों नहीं सुना जा रहा। यानी ये तो एक ताना हो गया ना चीफ जस्टिस को, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं वो बड़े इंसाफ परवर हैं, बड़े बहादुर हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी हैं और इंसाफ परवर हैं। चीफ जस्टिस का ये दावा है, वो बार बार ये कहते हैं, अपने बारे में बात करते हैं। तो इमरान खान साहब ने उन्हीं की चीजें उनके सामने रखी। हाँ जी, बड़े दबंग आदमी है। ये 2 चीजें तो जरा सुन के दिखाएं। नंबर 1, जो 9 मई के मुकदमात है या 9 मई के हवाले से हमारी एक पटिशन है, या 8 फरवरी में जो धांधली के हवाले से हमारी पटिशन है, ये दोनों तो जरा लगाए वो, तो उनको नहीं सुना जा रहा। इमरान खान साहब ने कहा। आर्मी चीफ को खत लिखने के बारे में इमरान खान साहब से सवाल किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नजर में, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मोहम्मद मालिक ने बहुत क्लियरली कहा कि 3 ताकतवर लोग हैं। नंबर 1 इमरान खान, नंबर 2 आर्मी चीफ, नंबर 3 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये उन्होंने कहा। तो मामला भी यहीं पे फंसा हुआ है। और आर्मी चीफ को इमरान खान साहब ने कहा कि जो खत मैं लिखने जा रहा हूं वो अपनी जात के लिए नहीं लिख रहा, मैं अपने मुल्क के लिए खत लिख रहा हूं आर्मी चीफ को। और वकला को हदायत दी है वो खत तैयार करके मुझे बताएं। यानी वकील मिलकर खत लिख रहे हैं इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर, जो उन्होंने डायरेक्शंस दिए उनके मुताबिक। वो जब लिखेंगे तो इमरान खान साहब से शेयर करेंगे। खत में बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है और मुल्क जिस तरफ जा रहा है,
इस पर हमें सोचना पड़ेगा। फौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। ये बुनियादी नुक्ते उन्होंने एक दो बता दिए कि मुल्क में जो इस वक्त बेचैनी है, बेताबी है, बेकरारी है और जो एक तासुर बना हुआ है, ये सारा खत्म होना चाहिए और फौज को और अवाम को, लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। ये इमरान खान साहब ने कहा है और ये जुबैर अली खान साहब ने इसको रिपोर्ट किया है। मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। एक और मामला जो है वो है फैसल वाडा के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं इमरान खान साहब की जो फोटो वाला मामला है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मौक़िफ़ दिया है। तहरीक इंसाफ आजकल बहुत मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल कर रही है। उनका जो नया एडिटर आया है या जो प्रेस रिलीज लिखने वाला आया है वो बड़े मुश्किल अल्फाज लिख रहा है, तो मैंने थोड़ा सा आसान किया और मुख्तसर किया। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है। उन्होंने कहा जी बराह रास्त नशर ना करना इमरान खान को ये बिला जवाज़ है और ये एक इम्तियाजी सलूक है। अवाम को जानने का हक है, उससे महरूम किया गया। और पनामा और पेंडोरा लीक्स और उसके बाद अब दुबई लीक्स, इन्होंने साबित कर दिया है कि इमरान खान वाहिद कौमी रहनुमा है जिसका रिकॉर्ड साफ और शफाफ है और ये वो वाहिद रहनुमा है जिसका जीना मरना और सारी दौलत पाकिस्तान में है। इमरान खान नैब कानून में तरमीम को रोक कर एहतसाब का निज़ाम मजबूत करना चाहते हैं। इसी नैब को मजबूत करना चाहते हैं जिसके बेईमान चेयरमैन ने 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए मरकजी किरदार अदा किया था। यानी वो नैब के कहने पे इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद फिर एहतजाज और फिर मामला कहां से कहां चला गया। इस कौमी मसले पर अपना मौक़िफ़ बयान करना इमरान खान साहब का बुनियादी कानूनी हक था, ये भी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि अपने साथी जजेस की वजह से चीफ जस्टिस वीडियो लिंक की मुखालफत तो नहीं कर सके, मगर बराह रास्त नशरियात को रोक कर इमरान खान से एक इम्तियाजी सलूक किया गया और इमरान खान साहब को उनका मौक़िफ़ देने से भी महरूम किया गया। यानी इमरान खान साहब बोलना चाहते थे, उनकी बहन ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा कि वो बोलने के लिए बेताब थे, उन्हें मौका मिले, लेकिन 3 घंटे की समाअत में इमरान खान साहब को बोलने का मौका नहीं दिया गया। शायद अगली मरतबा मिल जाए। तो 2 आर्टिकल्स का हवाला दिया गया। आर्टिकल 10A ये मुनसिफाना ट्रायल है और आर्टिकल 19A यानी हर आदमी को इतलात तक जो है वो रसाई होनी चाहिए, मुसद्दिका इतलात तक रसाई होनी चाहिए। फिर चीफ जस्टिस बताएं कि किसके इशारे पर उन्होंने कानून, ये बड़ा अहम है, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बताएं कि उन्होंने किसके इशारे पर कानून और आइन को पसे पुश्त डालकर खिलाफ दस्तूर पाबंदी को जवाब बख्शने की कोशिश की। ये जो कुछ भी हुआ है किसके कहने पर किया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने सवाल पूछा और क्यों मामूल के मुताबिक चीजें नशर नहीं हुई जैसे नॉर्मली होती है। इससे पिछली पेशी तो नशर हुई थी इसी केस की, तो ये वाली क्यों नहीं हुई? तो ये भी एक सवाल उन्होंने पूछा। आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक मशवरा दिया तहरीक इंसाफ ने। आखिर में उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसे कानूनी गुनाह से तौबा करें और अदलिया के वकार की बहाली के लिए और जजों को रियासती जबर से बचाने के लिए अपनी तवानाइयां सर्फ करें। यह है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सारे मामले के ऊपर रद्द अमल। फैसल वाडा की जो एक वो मामला चल रहा था कोर्ट में, वो लग गया जनाब और उसको सुना कादी फायद ईसा साहब ने, और कादी फायद ईसा साहब ने जो उसके ऊपर बातचीत की वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके ऊपर अब रोला पड़ गया है। यानी अदालत ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी कर दिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्हें तलब कर दिया गया है कि अब वो तलब हो जाए। अच्छा, कादी फायद ईसा साहब ने जितनी वहाँ पे बातें की ना, इसके बारे में बजाय इसकी खबर आपको पढ़ के सुनाओ, आपको बड़े लोग पढ़ के सुना देंगे। मैंने सहाफ़ियों से बात की, उनकी बातें सुनी, उनकी बातें पढ़ी और उनसे जानने की कोशिश की कि एक्चुअली समाज में हुआ क्या। उनका कादी फायद ईसा साहब बड़ी एनर्जी में थे सारा दिन, लेकिन जैसे ही ये केस लगा तो हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन नजर आई। कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि उनका बड़ा नरम रवैया था इस केस में। हालांकि तौहीन अदालत के केस में जजेस अगर नरम भी चल रहे हो तो जैसे ही वो केस आता है जजेस टाइट हो जाते हैं, जरा सख्त हो जाते हैं, स्टिफ। लेकिन यहाँ पे कादी फायद ईसा साहब एकदम नरम पड़ गए और माजरत ख्वाना रवैया भी एक सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया, ऐसा भी कहा गया। और कुछ सहाफ़ियों ने यह बताया कि कादी फायद ईसा साहब पूरे केस में मेरे ऊपर ये, मेरे साथ ये हो गया, मैंने इसका मुजाहरा किया, मैंने नरमी का मुजाहरा किया। असतूर अभी आपके चक्कर में अंदर रह के आया, आपके चक्कर में जो है वो FIA मुझे नोटिस भेज रही है और FIA मुझे नोटिस भी भेजा, मुझे बुला भी रहे हैं और मैंने उनको जवाब भी, मैंने उन्हें कहा जी आप मुझे लिख कर दे दें जो सवाल आते ताकि मैं आकर जवाब दूँ। उसके बाद भाग गए आप ही के चक्कर में कादी साहब। यानी आप तो कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे जो तनकीद करते हैं, तो हमने तो कादी साहब तनकीद की है फैसले के ऊपर, हमने तो तनकीद की है उस चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर कानून और आईन हमें इजाज़त देता है। अब कादी साहब का सारा वहाँ पे जो मुद्दा है वो अक्सर केसेस में ऐसे ही होता है, मैंने ये किया, मैंने ये कहा, मेरे दौर में ये हुआ, मेरे साथ ये किया गया। पता नहीं अपनी ज़ात के हसार से बाहर नहीं निकल पा रहे कादी फायद ईसा साहब। यानी वो अपनी ज़ात के अंदर कैद होकर रह गए हैं। एक मुनसिफ को, एक काजी को, एक जज को इससे बहुत ऊपर उठना पड़ता है, उसको अपनी ज़ात से बाहर निकलकर इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन कादी फायद ईसा साहब अपनी ज़ात के अंदर बंद होकर रह गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बदला लेना है, वो बहुत गुस्से में है, वो भूल ही नहीं पा रहे कि माजी में क्या था, चीज़ों को कैसे उन्होंने, यानी बहुत जल्दी में ऐसा लगता है वो बाद औक़ात।
और बाद वक़्त बहुत गुस्से में वो लगते हैं। लेकिन जिस तरह का रवैया उनका इस केस में था, फैसल वाडा वाले तौहीन अदालत वाले केस में, इससे मैंने जब सहाफ़ियों से बात की तो उन्होंने ये कहा, जिनसे मेरी बात हुई, कि हमें कादी फ़ायद ईसा साहब को देखकर ऐसा लगा कि इस केस का कुछ नहीं बनेगा और ये सिर्फ गोगलुओं से मट्टी झाड़ी जाएगी। बहरहाल देखते हैं इसमें क्या होता है। एक और चीज़ है, वो ये है कि तारिक बशीर चीमा साहब और ज़रताज गुल वज़ीर साहबा का मामला। ज़रताज गुल वज़ीर साहबा के करीब आके तारिक बशीर चीमा साहब ने बहुत नाज़ेबा अल्फाज बोले थे और उसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बल्कि PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग भी जो हैं वो खासे गुस्से में आ गए थे। तारिक बशीर चीमा साहब को फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्होंने ज़रताज गुल वज़ीर साहबा से स्पीकर चैम्बर में माफ़ी मांगी, उन्होंने माफ़ कर दिया। लेकिन इस पूरे सेशन के लिए तारिक बशीर चीमा साहब की जो रुकनीत है वो नहीं मौजूद रहेगी, वो इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाएंगे कौमी असम्बली के। तो ये एक अच्छी बात है ना, गलत चीज़ के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए। इसी तरह अगर सारे के सारे डिक्टेटरशिप के खिलाफ, जमहूरियत के लिए और गलत चीज़ों के खिलाफ, सियासत में मुदाखलत के खिलाफ अगर सारी सियासी जमातें एक दफ़ा इकट्ठी हो जाए तो इस मुल्क में तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फिर स्मूथ तरीके से मुल्क आगे बढ़ेगा। 10-20 साल में इस मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन वहाँ पे मुफादात, हुकूमतें लेने की जल्दी, मैंडेट के बगैर इक़्तिदार में आने की लालच, ये वो सारी चीज़ें हैं जो सियासतदानों को इकट्ठा नहीं होने देती बदकिस्मती से। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो पंजाब का फैंसी ड्रेस शो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। कभी एक यूनिफॉर्म, कभी दूसरा। ऐसा लगता है कि बचपन की जो ख्वाहिशात हैं वो हावी आ गई हैं। कभी ये यूनिफॉर्म, कभी वो यूनिफॉर्म, कभी मैंने ऐसा करना है। यानी टिकटॉक के चक्कर के अंदर पकड़ के पंजाब की हुकूमत का मजाक बना दिया और जो काम इनके करने वाले हैं ना वो काम कर भी नहीं रहे। यानी पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत का स्टेटमेंट आप देखें, कितना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है और कितना बेवकूफ़ाना और जाहिलाना स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आप देखिए, पंजाब से गंदम खरीदने की इजाज़त ना हो तो खैबर पख्तूनख्वा में एक रोटी 50 रुपए की मिलेगी। नंबर 1, सुबाइयत को हवा दे रहे। इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने आपको जूते की नोक पे रखा, आपको वोट ही नहीं डाला, फिटे मुंह करके आपको निकाल दिया वहां से। नंबर 1। इसी तरह की बोंगी मार के नवाज शरीफ साहब आए थे हज़ारा में, तो लोगों ने उसका माइंड किया था। हज़ारा से ही नवाज शरीफ को हरा दिया उन्होंने। एक आम से आदमी ने वहां से हरा दिया मियां नवाज शरीफ को, 3 दफा का वज़ीर आज़म। तो ये तो जाहिलाना सोच है। यानी पंजाब से गंदम नहीं मिलेगी तो क्या दुनिया में खत्म हो गई है? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर गंदम पाकिस्तान से सस्ती अवेलेबल है। उसकी वजह यह है कि वहां पे इसकी कॉस्ट कम है, जो लागत है उसके ऊपर वो कम आती है। कम पैसों में गंदम उगती है तो कम पैसों में वो बेचते हैं। हमारे यहाँ पे किसान के लिए डीजल महंगा, खाद महंगी, पेस्टिसाइड महंगी, ज़मीन का रेंट महंगा, बाकी सारी चीज़ें महंगी है, बिजली भी महंगी है। जब ये सारी चीज़ें, मशीनरी भी महंगी है, बीज भी महंगा है, तो फिर लाजमी बात है गंदम भी महंगी पैदा होगी। जिस तरह आप लोगों ने बेशर्मी और ढिठाई के साथ पूरी दुनिया से इतनी ज़्यादा गंदम इंपोर्ट कर ली कि अब आप मुकामी किसान की गंदम खरीद ही नहीं पा रहे। पंजाब के किसान की गंदम आप ले ही नहीं पा रहे। आप खुद नहीं खरीद रहे तो दूसरे सूबे जो खरीद रहे हैं उनको भी मना कर रहे हैं। यानी आज ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पंजाब के किसानों से गंदम खरीदना शुरू की है। उनका बहुत शुक्रिया कि कम से कम थोड़ा बहुत मरहम तो रखेंगे पंजाब के किसान के जख्म के ऊपर जो इन्होंने दिया। हमेशा किसान को जख्म देते हैं, हमेशा किसान को तकलीफ देते हैं। शरीफ खानदान जब इक्तदार में आता है किसान के साथ ज्यादती करता है, फिर की इन्होंने। और अब अगर कोई बाहर से आ रहा है मरहम पट्टी करने के लिए कि जी हम आपकी गंदम खरीद लेते हैं, महंगी से ही हम ले लेते हैं आपकी गंदम और ले जाके वहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको भी ताने दे रहे हैं। यानी ये बहुत अजीब बात है। खुद तो खरीदना नहीं, खुद काम करना नहीं, दूसरे को करने नहीं देना, ये पागलपन है और कुछ नहीं है। नाज़रीन, गंदम के हवाले से कुछ और मेरे पास तहकीकाती रिपोर्ट भी है। हमने खुद उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशंस की हैं कुछ सोर्सेज के जरिए से। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।